कोई व्यक्ति जाता है किसी भी कंपनी के अंडर जॉब करने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन उनके नाम पे कई तरह के फॉर्म्स फिल करवाए जाते हैं, साथ में सिक्योरिटी चेक भी रखा जाता है और आफ्टर सम टाइम ये देखा जाता है कि किसी बच्चे ने या किसी व्यक्ति ने जॉब छोड़ना हो तो अब्यूज किया जाता है, सैलरी इतनी दी जाती है, कोर्ट तक, लेबर कोर्ट तक अगर बात पहुंचती है तो फिर उनके चेक्स को, डॉक्यूमेंट्स को गलत पेश भी किया जाता है। एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से लोगों को पोस्ट करके लिए जाते हैं ट्रेनिंग पीरियड के नाम पे कि अगर इन्होंने बंद कर दिया या जल्दी इन्होंने विड्रॉ किया या एम्प्लॉयमेंट छोड़ने की बात है तो हम ट्रेनिंग पीरियड के नाम पे लेबर कोड से ज्यादा ये 138 के केसेस में लेकर जाते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के केसेस। कंपनी जनरली इस प्रोसेस को थोड़ा यूज करती है विदाउट इवन प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग। वी हैव सीन केसेस जिसके अंदर उन्होंने बहुत ज्यादा एब्यूसिव तरीके से इस चीज को यूज किया है कंपनीज ने और अपने एम्प्लॉयज को तंग किया और जनरली इसके अंदर एक लीनियर अमाउंट होती है 50,000 से लेके 2 लाख के बीच में समवट। तो इसके लिए लोग ज्यादा कोई ये नहीं सोचते कि हम अच्छा एडवोकेट कर लें या हम अच्छे से रिप्रेजेंट करें। हम कोशिश करते हैं बट इवन दो अगर आप कई चीजें ऑन रिकॉर्ड ले भी आते हैं तभी वी हैव सीन की इन सर्टेन केसेस द ऑर्डर्स आर अगेंस्ट द एम्प्लॉयज। दो लोगों की लड़ाई में फैमिली किसी की बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, दूसरे की फैमिली मिडिल क्लास फैमिली, तो उस केस में कई बार मिडिल क्लास बच्चा दबता होता है, तो उसमें किस तरह बचाव करते हैं आप? पैसे का इतना मैटर नहीं है बट अगर पैसे वाला या इन्फ्लुएंस वाला मैटर है तो कोर्ट्स उन चीजों को जज करते हैं। देन कोर्ट्स तो इन पैरामीटर से बिल्कुल ही बाहर है, कोर्ट ने तो नेचुरल जस्टिस। ऑफ रिकॉर्ड तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो बताते हैं कि हम पे इतने पर्चे हैं फिर भी पर्चे से नाम बाहर कैसे निकल आता है। एक री इंक्वायरी प्रोसीजर है पुलिस का, इंक्वायरी के दौरान हो या वो ऑनरेबल हाई कोर्ट से वो कैंसिल होगी। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने, आपको अपना नेटवर्क कि आप कहाँ पर थे उस टाइम पे, वो चीजें दिखानी है। तो आपके मौके पर आधार पर ही नहीं है तो आपके पास कंप्लेंट क्यों होगी? लव जिहाद नाम की चीज एग्जिस्ट करती है सर, या फिर सोशल मीडिया पे सिर्फ कुछ कहीं सुनी बातें हैं? मेरा मानना ये है कि अगर वो मूवीज में आ रहा है, चाहे उसको फिक्शनल कह के लेकर आया जा रहा है, तो ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं से निकल कर आया होगा, कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, हुई हो, उसी के बेसिस पे ये बनाया होगा और लेटर स्टेजेस में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हिसाब से या उसको कोर्ट के अंदर कल को प्रूव ना करना हो तो उसको फिक्शनल रूप देकर इसको एज अ मूवी बना दिया होगा। वी शुड नॉट कमेंट अंटिल अनलेस समथिंग इज नॉट प्रूवन इन कोर्ट। जब तक वो कोर्ट के अंदर जाकर उस चीज़ को प्रॉपरली प्रूव नहीं किया गया हो तब तक वी शुड नॉट कमेंट ऑन एनीथिंग। आई हैड अ केस जिसके अंदर पार्टीज बिलोंग टू यूपी एंड दे स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग विद मी ऑनलाइन एंड उसके अंदर द गर्ल शी सेड कि आई एम फ्रॉम अ डिफरेंट रिलीजन एंड द गाय हैज मैरिड मी कि मेरे से मैं बच्चे पैदा कर लूँ एंड आफ्टरवर्ड्स ही लीव्स मी और वो बच्चों को ही विल ऐड देम इनटू अ पर्टिकुलर रिलीजन। लेकिन करंटली अभी एक लॉ भी तो पास हुआ है कि फादर की नेम की जरूरत बच्चे को लॉ एक्चुअली ये पास हुआ है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर एक सिंगल मदर है और वो बच्चे की केयर सिंगल हैंडेडली खुद कर रही है तो उसको फादर के सरनेम को अपने साथ ड्रैग करने की जरूरत है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लाइफ में कभी कोई दिक्कत ऐसी आ जाती है कि कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाते लगाते हताश परेशान होकर हम बैठ जाते हैं और इंतजार करते हैं कैसे मसीहे की जो कानून के दायरे में रहकर हमारी भलाई के बारे में पहले सोचे, काले कोर्ट के पावर के साथ पैसे ना निचोड़े। ऐसे ही समाज सेवी हमारे साथ कानिश गुप्ता जी मौजूद हैं। पहले स्वागत करेंगे और जन जन की बात और जनहित की बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या हाल है सर? शुरुआत अगर हम एक आम नागरिक से करते हैं तो साइबर क्राइम और फ्रॉड के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, तो नो डाउट कि क्राइम के केसेस रेट तो गूगल पे हमें आंकड़े हैं, लेकिन कई ऐसे मजदूर तबके के लोग इसमें फंस रहे हैं कि जिन्होंने खून पसीने की कमाई निचोड़ के पैसा जमा किया हो तो वो भी निकल जाते हैं। तो उसमें आपकी वकालत क्या कहती है कि किस तरह से अगर हम उन्हें सुरक्षा प्रदान करें और उनके पैसे वापस लौटाना संभव होता है? जी, इसमें मेन जो वर्कआउट है हमारे बैंकिंग की तरफ से, हमारे बैंकर्स हैं, हम अपने बैंक को अप्रोच कर सकते हैं। उनको सबसे पहले तो हमारे को जो ट्रांजैक्शन अगर हुई है और हमारे को टाइम से पता लग गया उसका, तो 48 आवर्स या 72 घंटों के भीतर हमारे को उस ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करना अपने बैंक को जाके।
बैंक में जनरली वहाँ पर आपको एडवोकेट की तो रिक्वायरमेंट नहीं है, आप खुद जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। मैनेजर्स आर इक्वली क्वालिफाइड, वो बैंकिंग लॉज के हिसाब से तो नहीं क्वालिफाइड होंगे, बट वो कम से कम आपको उसके अंदर गाइड कर देंगे, आपकी एप्लीकेशन लिखवा देंगे। और पोस्ट दैट अगर बैंक आपका कोई समाधान नहीं करता है तो आरबीआई की तरफ से हमारे को एक ओम्बुड्समैन की ऑप्शन मिलती है, वहां पर भी आप एक अपने एडवोकेट से एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करवा सकते हैं कि हमने ये कंप्लेंट करी थी और बैंक ने हमारी सुनवाई नहीं करी और बैंक ने हमारे खिलाफ ये फैसला दिया या बैंक ने कम फैसला हमारे हक में दिया, तो उसमें ओम्बुड्समैन आपकी सुनवाई करते हैं और वो बैंक को बैंकिंग रिकॉर्ड को मंगवा के जो अधिनियम के हिसाब से फैसला है वो सुनाते हैं और आपके अकाउंट में। अगर हम बात करें कि कोई बच्चा या फिर कोई व्यक्ति जाता है किसी भी कंपनी के अंडर जॉब करने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन उनके नाम पे कई तरह के फॉर्म्स फिल करवाए जाते हैं, साथ में सिक्योरिटी चेक भी रखा जाता है और आफ्टर सम टाइम ये देखा जाता है कि किसी बच्चे ने या किसी व्यक्ति ने जॉब छोड़ना हो तो अब्यूज किया जाता है, सैलरी नहीं दी जाती है, कोर्ट तक, लेबर कोर्ट तक अगर बात पहुंचती है तो फिर उनकी चेक्स को, डॉक्यूमेंट्स को गलत पेश भी किया जाता है, वो एज प्रूफ कंपनी सेफ साइड लेती है। तो इसके बारे में प्रॉपर जानकारी और प्लस किस तरह से आप हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे को सिक्योरिटी चेक्स एज सच कंपनी को देने की कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं, लोगों को ये एक एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से लोगों को पोस्ट करके लिए जाते हैं ट्रेनिंग पीरियड के नाम पे, ट्रेनिंग पीरियड के नाम पे कि अगर इन्होंने बंद कर दिया या जल्दी इन्होंने विड्रॉ किया या एम्प्लॉयमेंट छोड़ने की बात आई तो हम ट्रेनिंग पीरियड के नाम पे लेबर कोड से ज्यादा ये 138 के केसेस में लेकर जाते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की वजह से। कंपनी जनरली इस प्रोसेस को थोड़ा यूज करती है विदाउट इवन प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, कोई इनके पास ट्रेनिंग रजिस्टर्स नहीं होते, कोई ट्रेनिंग मैनुअल्स नहीं होते, किस तरीके की क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड करी हुई है वो चीजें भी नहीं होती। एंड वी हैव सीन केसेस जिसके अंदर उन्होंने बहुत ज्यादा एब्यूसिव तरीके से इस चीज को यूज किया है कंपनीज ने और अपने एम्प्लॉयज को तंग किया और जनरली इसके अंदर एक लीनियर अमाउंट होती है 50,000 से लेके 2 लाख के बीच में समवट। तो इसके लिए लोग ज्यादा कोई ये नहीं सोचते कि हम अच्छा एडवोकेट कर लें या हम अच्छे से रिप्रेजेंट करें, हम कोशिश करते हैं बट इवन दो अगर आप कई चीजें ऑन रिकॉर्ड ले भी आते हैं तभी वी हैव सीन की in certain cases the orders are against the employee itself। हाँ जी, तो उसका वो प्रेशर भी क्रिएट डाउन रहता है कि एम्प्लॉय के ऊपर। तो इसके अंदर हमारे को ये देखना है कि हम एक एडवोकेट से कंसल्ट करें, एक एडवोकेट को हम बताएं कि हमारे से कंपनी ने ये रिक्वायरमेंट ली है, हम उनसे इन राइटिंग लें कंपनी से, हम उनको कुछ भी विदाउट राइटिंग ना दें और अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है अपने कॉन्ट्रैक्ट में देखें कि ट्रेनिंग अगर प्रोवाइडेड है तभी उसके चार्जेस वो हमारे से ले सकें, अपना कॉन्ट्रैक्ट एक एडवोकेट से रिव्यू करवाएं, तभी इन चीजों का बेनिफिट है, अदरवाइज ये अब्यूज ऐसे के ऐसे ही चलता है। बीच में थ्रेट्स, कॉल, मैसेजेस भी रिसीव होती हैं इस तरह के केसेस में, ये भी देखा जाता है, तो डरने की जरूरत है या फिर वी नीड टू टेक अ चार्ज। अब हमारे को अपने लॉज को अमेंड करने की जरूरत है। अगर हम सेफ्टी ऑफ वुमेन देखें उनकी वर्क प्लेस के अंदर, अगर हम उसकी बात करें तो उसके अंदर भी कमेटी जो है वो इंटरनल उसी एम्प्लॉयर की कंप्लीट कमेटी बनती है। तो दिस इज अब्यूसिव प्रोसेस इन इटसेल्फ कि अगर वो अपने एम्प्लॉयर के खिलाफ क्यों ऑर्डर पास करेंगे और वो कैसे करेंगे। तो कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं जो हमारे को एज अ सिटीजन हमारे को आवाज उठानी चाहिए कि ये चेंज होने चाहिए और इसके ऊपर कोई कमेटी बने, कोई गवर्नमेंट अपना कोई एड हॉक कमेटी बनाए जिसके अंदर गवर्नमेंट अपॉइंट करे, तभी जाके इसका कोई सुधार होगा। नहीं तो ये वुमेन हरासमेंट कमेटीज वगैरह भी जो बन रही हैं ये भी सिर्फ ऑन फेस वैल्यू बन रही है, इनका कोई ऐसा एक्चुअल बेनिफिट किसी वुमेन को होता नहीं, बहुत रेयर है कि उनको बेनिफिट हो। समटाइम ऐसा होता है कि 10+2 कर ली है, जॉब के नाम पे प्लेसमेंट की तरफ हम चले गए हैं, तो आगे कहीं ना कहीं फंसने के चांसेस होते हैं। आप एक बार एक एक्सपीरियंस ऐसा कोई केस देखा है वो डिटेल में समझाइए ताकि कोई बच्चा भी देख रहा हो तो फिर माइंड वॉश ना हो उसका। जी, मेरे पास एक केस आया था कंपनी रिलेटेड, उसके अंदर एक एचआर लड़की, कोविड का टाइम चल रहा है और उसको उन्होंने थोड़ी हायर सैलरी पे हायर करते हैं, उसको लालच देते हैं कि वो हायर सैलरी पर आए एंड जब वो हायर सैलरी पर आ जाती है तो उसके बाद उनको वो तंग परेशान करना शुरू करते हैं। देयर आर वेरियस कम्युनिकेशन जो ईमेल्स के अंदर वो तंग परेशान करने वाली है और जब वो कोर्ट में केस को लेकर आए तब हमने वो कोर्ट के अंदर भी रखने की कोशिश की और उसके अंदर उन्होंने 75,000 का उसके ऊपर ट्रेनिंग के नाम पर चेक काट के कोर्ट के अंदर फाइल कर दिया कि इसने हमारे ये पैसे देने। डिस्पाइट लॉट ऑफ थिंग्स इन हर फेवर, कोर्ट ने फिर भी उसको 3 महीने की सजा सुना दी एंड चेक अमाउंट
के ऑर्डर्स कर दिए, उसके ऑर्डर्स कर दिए, तो वी हैव सीन कि डिस्पाइट ऑल योर एफर्ट्स कई बार कोच उस चीज को या तो देख नहीं पाते हैं, या हम लोग भी कह सकते हैं कि हम लोग कोर्ट को उस तरीके से, उस नजरिए से बता भी नहीं पाते। तो बट जो लॉज हैं, उन लॉज को हमारे को बड़े सीवियरली देखना चाहिए, हमारे को इन चीजों से सीखना चाहिए कि ये जो चीजें कंपनीज में हो रही हैं, अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आया है और अपना एग्रीमेंट लेकर आया है, तो हम उसको एक अच्छे तरीके से बीइंग एन एडवोकेट हम उसको रिव्यू कर दें, ताकि कल को उस एग्रीमेंट का कोई भी पार्टी अब्यूज ना कर सके, उसको एक न्यूट्रलाइज्ड एग्रीमेंट बनाया जाए। एग्रीमेंट्स जब हम रीड करते हैं समटाइम ऐसा होता है कि बहुत जल्दबाजी में काम हो गया, तो सेफ साइड क्या रहती है कि हम किसी तरह के प्रूफ गैदर करें कि इन फ्यूचर हमारा बचाव हो सके? ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल रखिए, थोड़ा अपनी व्हाट्सएप के थ्रू रखिए, रिकॉर्ड रखिए अपनी कम्युनिकेशन का, वट एवर यू आर ट्राइंग टू डू। हर चीज जो आपने उनको प्रोवाइड करी है उस तरह या तो रिटर्न में उनसे कंफर्मेशन लीजिए, नहीं तो उनको बाय ईमेल भेजिए, उसकी अगर हो सके तो उसकी कॉपीज भी बनाकर वहां पर पीडीएफ अटैच करके भेजिए, ताकि कल को कोर्ट्स के अंदर जाकर कोई एक ऐसा लकूना ना बच जाए, जैसे इसमें बचा कि 3 महीने की सजा हो गई, तो ऐसा कोई लकूना ना बचे। ट्राई टू कम्युनिकेट एवरीथिंग ऑन रिकॉर्ड। और खासकर बात करें हम तो वर्क प्लेसेस पे मोलेस्टेशन का भी काफी मतलब केसेस पहले रहा है, और आज भी आई डोंट थिंक कि जमाना बदला है, टाइम बदला है, वो चीजें दब जाती हैं गरीब घर की बच्चियां हो तो उसे कैसे देखते? उसके अंदर लोगों के पास ज्यादा बहुत कुछ है भी है, बट लोग खुद से परस्यू नहीं करना चाहते। अगर किसी के साथ ऐसे हो जाए तो समाज के अंदर ये देखा जाता है कि उसको नेगेटिव तरीके से देखते हैं, बट हमारा समाज उसके साथ जो अट्रॉसिटी हुई है उसको नहीं देखता। और हमारे को खुद को बदलने की जरूरत है, हमारे को अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है, जिसके साथ बुरा हो रहा है उसके लिए पॉजिटिव सोचने की जरूरत है। हमारे को ये भी सोचने की जरूरत है कि अगर किसी के साथ बुरा हुआ है और वो अपना हक मांगे, तो उसको हम किसी एनजीओ की तरफ से, किसी सामाजिक संस्था की तरफ से हम उनको वो हक दिलवाने में उनकी कोई मदद कर सकें, बीइंग एन एडवोकेट हम कुछ मदद कर सके, तो वी शुड स्टैंड। ये कंट्रोवर्शियल है थोड़ा सा, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, बट यहाँ पे क्वेश्चन राइज करना जरूरी है, ड्यूटी बनती है। वकील ही कई तरह से डिग्री होल्डर होते हैं, नहीं होते हैं, उसकी पहचान नहीं होती। अच्छे वकील की पहचान कैसे? अच्छे वकील की पहचान सबसे पहले तो आपके कम्युनिकेशन से होती है। आपको आपका वकील अगर आपका केस आपको समझा रहा है कि आपका केस क्या है, और आपको अपने केस के अंदर आपको इन एंड आउट बता रहा है, तो आई थिंक इट इज अ बेटर ऑप्शन, रादर देन आपको पूरे केस के बारे में कुछ पता ही ना हो, रादर देन कि आपको यही ना पता हो कि कल को कोर्ट के अंदर क्या होना है। और स्पेसिफिकली जब आपको क्रॉस होने जाना है आपका कोर्ट के अंदर, या आपके क्लाइंट का क्रॉस होने जाना है, तो डीसी एक अच्छा एडवोकेट अपने क्लाइंट की पहले अच्छे से ट्रेनिंग करवाता है। एंड कोशिश ये होती है कि अपने क्लाइंट को जितना ज्यादा ट्रेन किया जा सके टुवर्ड्स अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आम बंदे को लॉ के या घुमा के क्वेश्चन पूछे हुए की समझ नहीं होती, और हमारे को ये तो बिल्कुल भी नहीं पता होता कि कल को अपोजिट पार्टी कौन सा क्वेश्चन लेकर आएगी और कौन सा क्वेश्चन पूछेगी। तो कम से कम हम उनको एक बेसिक फैक्टर में इतना बता सकते हैं कि आपका केस ये है, आपके ये पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स के इर्द गिर्द आपको सवाल पूछे जाएंगे, तो आपका इसके अंदर क्या कहना है। तो कम से कम उनको एक बार ही वो सवाल उनके माइंड में हो, एक जवाब उनके माइंड में हो। हम अपनी तरफ से कुछ उनके माइंड में नहीं डालेंगे, हम उनको ऑल्टर करने के लिए नहीं बोलेंगे उनके आंसर्स को, बट जो उनका आंसर है वो उनको सटीक तरीके से कोर्ट को वो क्रिस्प तरीके से बताने का जरिया जरूर बता सकते। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा भी होता है समटाइम कि वकील पहले ही भारी भरकम फीस अगर चार्ज कर रहा हो बिना केस के, मतलब कि ऊपर ऊपर थोड़ा सा रीड करके, कहते हैं हेडलाइंस पढ़ के ब्रीफिंग खुद बना लेना, तो उस केस में भी तो कहीं ना कहीं लोगों को समझ जाना चाहिए कि सही है या, क्योंकि देखिए हर किसी ने अपने इनकम का सोर्स भी तो जनरेट करना होता है। देखिए मैम, एडवोकेट्स अपनी फीस को 2-3 तरह से लेते हैं। एक वो क्लाइंट की प्रिविलेज के हिसाब से चार्ज करते हैं कि क्लाइंट मंथली अगर कुछ दे सकता है या ईयरली कुछ दे सकते हैं। एक चार्ज करते हैं लमसम फीस के हिसाब से। जब लमसम फीस की बात आती है तो वो डेफिनेटली हायर स्केल पर जाती है। वो हायर स्केल पर इसलिए जाती है क्योंकि उसके अंदर एडवोकेट का मल्टीपल एफर्ट होता है कि वो केस 2 to 3 years में खत्म हो जाए, जल्दी से जल्दी वो केस खत्म हो जाए। अगर आप उनके साथ कोई मंथली सेटलमेंट करते हो तो वो कहीं ना कहीं उसके लिंगर ऑन होने के चांसेस होते हैं। तो हायर फीस जरूरी नहीं है कि हर अच्छा वकील हायर फीस चार्ज करेगा, और जरूरी नहीं है कि हर बुरा वकील आपको लिंगर ऑन करेगा।
ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता। हर बंदा आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है और आपको टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी रिप्रेजेंट करता है, बट हर बंदे की अपनी एक लिमिटेशंस भी हैं। कई बार ऐसा होता है कि केस की रूपरेखा ही बता देती है कि इसका जजमेंट क्या होगा, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि एक पॉइंट पे आके जज भी कंफ्यूज होते हैं और वकील भी कंफ्यूज होता है ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंसेस। तो इस तरह की स्थिति कब पैदा होती है और इससे बचने के लिए क्या कुछ? देखिए, कहते हैं कि झूठ की बुनियाद नहीं होती। जी। अगर आपके पास एविडेंसेस का लैक है तो कम से कम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जरूर है, कुछ उसको रिलेट करने वाला पार्ट जरूर है। जजेस कंफ्यूज नहीं होते कि जजेस को दे हैव टू एज अ सिविल जज उनके ऊपर बहुत ज्यादा भार होता है कि उन्होंने हर एक एविडेंस को उन्होंने वे करना होता है। दे आर नॉट कंफ्यूज, दे आर जस्ट ट्राइंग टू evaluate the evidence in such a way कि किसी के साथ इनजस्टिस ना हो। एंड एक एडवोकेट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर लैक ऑफ एविडेंस कहीं पर है तो हमारे पास उसके अंदर कुछ प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की एप्लीकेशन है कि हम दूसरी पार्टी से डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकते हैं। हमारे पास गवाहियों की ऑप्शन है जिसके अंदर हम ट्रूथ रिवील करवा सकते हैं। कई केसेस के अंदर जब अगर हमारे को ये कहा जाए कि हमारे को अपने क्लाइंट के बारे में पता लग जाता है कि उसका केस सच्चा है कि झूठा है, दैट इज अ वेरी जेनरिक स्टेटमेंट। ऐसा नहीं है। डे हमारे पास क्लाइंट आता है तो हमारे को उस डे पर उसका केस के बारे में कि उसका सच्चा है कि नहीं है वो नहीं पता लगता। ड्यूरिंग द मैच्योरिटी ऑफ द केस ये कहा जा सकता है कि हमारे को पता लगता है कि उसके वीक पॉइंट्स क्या है, हमारा क्लाइंट सही था, कितना सही था, कितने परसेंटेज सही था। कोई भी 100% गलत नहीं होता, कोई भी 100% सही नहीं होता। तो अब उसके अंदर जब वो चीजों की इवैल्यूएशन की तरफ हम जाते हैं तो जब केस कोर्ट में मैच्योर होने की बात आती है तब जाके हमारे को पता लगता है कि सामने वाले के पास क्या एविडेंस है और हमारा क्लाइंट कहीं पर अगर नेगेटिव था तो कहाँ पर था। वो कोर्ट रूम का मैटर। नहीं, कोर्ट रूम का मैटर, बट कोई व्यक्ति अगर इलिटरेट इतना हो कि पता ही ना हो कि क्या घटना घटित है और बस थाने में गए, पता लगा कि हाँ ये हम पे चार्जेस लग चुके हैं, तो उस केस में आप कैसे मदद करेंगे? सी द प्रीवियस क्वेश्चन आपका सिविल रिलेटेड था, ये क्रिमिनल रिलेटेड, ये जी। दिस इज अ क्रिमिनल लॉ क्वेश्चन, तो आई विल स्विच द आंसर ऑन दैट पार्ट। सबसे पहले तो जी, अगर कोई क्राइम की बात है, क्राइम की बात ऐसे नहीं है कि कोई भी किसी के खिलाफ दरखास्त दे सकता है। अगर किसी ने झूठी दरखास्त दी है तो उसको फॉल्स प्रोसिक्यूशन के अंदर भी डाला जा सकता है, डेफामेशन भी हो सकती है और उसके अपने ही एक अलग प्रोसीजर्स हैं अगर कोई किसी के ऊपर झूठी दरखास्त देता है। दूसरी चीज, जब किसी के ऊपर चार्जेस लगने की बात आती है तो पुलिस के पास ये प्रोसीजर्स हैं कि पुलिस पहले दोनों पार्टीज को बैठकर सुने, तो दोनों पार्टीज की तरफ से जो चीजें हैं उसको इवैल्यूएट करे और अगर उनको केस के अंदर कोई ऑफेंस लगता है तो एफआईआर रजिस्टर हो। एंड सर्टेन केसेस के अंदर जहाँ पर ऑफेंसेस बड़े हैं वहां पर पुलिस को मैंडेटरी है कि वो पहले एफआईआर। गरम खून के लड़के होते हैं, मारपिटाई कर ली होती है, दो लोगों की लड़ाई में फैमिली किसी की बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, दूसरे की फैमिली मिडिल क्लास फैमिली है, तो उस केस में कई बार मिडिल क्लास बच्चा दबता होता है, तो उसमें किस तरह बचाव करते हैं आप? देखिए मैम, जो पुलिस का प्रोसेस है वो तो पुलिस ने अप्लाई करना ही है। वो अगर क्रॉस एफआईआर हैं तो दोनों पार्टीज पर होंगी, अगर एक पार्टी इम्प्लाइड है तो एक पार्टी पर होगी। उसके अंदर आई डोंट थिंक कि पैसे का इतना मैटर है, थोड़ा इन्फ्लुएंस का मैटर हो सकता है बट पैसे का इतना मैटर नहीं है। बट अगर पैसे वाला या इन्फ्लुएंस वाला मैटर है तो भी कोर्ट्स हैं उन चीजों को जज करने के लिए। देन कोर्ट्स तो इन पैरामीटर से बिल्कुल ही बाहर है, कोर्ट ने तो नेचुरल जस्टिस देखा। अच्छा, इतने साल हो गए प्रैक्टिस करते को, अगर हम बात करें कि ऑफ रिकॉर्ड तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो बताते हैं कि हम पे इतने पर्चे हैं फिर भी पर्चे से नाम बाहर कैसे निकल आता है? एक री इंक्वायरी प्रोसीजर है जी पुलिस का, पंजाब पुलिस का भी है, ऑल ओवर इंडिया है। री इंक्वायरी है जिसके अंदर आप अपने तक पेश कर सकते हैं पुलिस को और उनको बता सकते हैं कि ये जो मेरे ऊपर एलिगेशन लगाई गई हैं ये झूठी हैं और इसकी काउंटर में मेरे पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो मुझे बेगुनाह साबित करते हैं। तो उसके अंदर री इंक्वायरी लगती है, बट री इंक्वायरी को ड्राफ्ट एक आप अच्छे वकील से करवाएं ताकि आपका एक एक चीज जो आपके पास है उसको पुलिस के सामने सटीक तरीके से रखा जाए। आपको जनरली ये भी देखा गया कि लोग अपनी दरखास्त उनकी वीक इसलिए हो जाती है क्योंकि वो थाने बैठकर थाने वाले लोगों से ही दरखास्त लिखवाते हैं। ये गलती ना करें तो बेटर है आप एक अपने अच्छे वकील के पास जाएं और उन्हीं को बोले कि वो एप्लीकेशन कंप्लेंट आपकी बनाए और अच्छे तरीके से बनाए ताकि वो पुलिस को जो डिटेल चाहिए वो डिटेल मिले। एंड उसके अलावा अगर पुलिस आपको उस इंक्वायरी में से नहीं निकालती है
तो आप डायरेक्टली ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं फॉर क्वैशिंग ऑफ दी एफआईआर अगेंस्ट यू। तो उसके अंदर हाई कोर्ट लुक्स एट इट कि प्रीमा फेसी आपके खिलाफ ये ऑफेंस बनता है कि नहीं बनता। इन अ सर्टेन केस लेट्स से कि अगर किसी के ऊपर एलिगेशन लगा कि उसने लुधियाना में इस बंदे के साथ बात की थी बिल्कुल। और उसी टाइम पे उसी समय पे उसका एक एविडेंस बना कि वो तो राजस्थान में जयपुर में किसी एक क्रिकेट मैच देख रहा था और उसका वहां पर वीडियो बना था, तो वो उसके लिए एक एलिबाई काउंट होगा। इन दैट केस उसके खिलाफ अगर एफआईआर लुधियाना में रजिस्टर हुई थी जिस समय वो जयपुर में था, तो इन दैट केस वो एफआईआर क्रैश होगी, कैंसिल होगी, और वो इंक्वायरी के दौरान हो या वो ऑनरेबल हाईकोर्ट से हो, वो कैंसिल होगी। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं, आपको अपना नेटवर्क कि आप कहाँ पर थे उस टाइम पे, वो चीजें दिखानी है। तो आप जब मौके पर आधार पर ही नहीं है तो आपके ऊपर कंप्लेंट क्यों होगी? वो फिर एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है आपको बीच में फंसाने का। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कल को पुलिस को ये वर्जन लगे कि आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट थी, बट आप फिजिकली वहां पर नहीं थे, बट आपकी बैकग्राउंड इन्वॉल्वमेंट थी, तो उस हिसाब से आपके ऊपर एफआईआर की कार्रवाई होगी। सम टाइम ऐसा होता है कि हम कोई भी विक्टिम होता है, कोई पर्सन आता है, कोर्ट में एंटर करता है, फीस अलग है, अदर एक्सपेंसेस अलग चीज आती है, तो वो पैसों को लेकर हरासमेंट की भी बात करते हैं, तो वो किस तरह से आप डिफाइन दैट करेंगे? इज नॉट एन हरासमेंट। जब आप एक एडवोकेट से अपनी फीस की बात करते हैं तो आप सिर्फ फीस की बात करते हैं, आप एक्सपेंडिचर की बात नहीं करते। तो जब एक्सपेंडिचर होता है उसके ऊपर कोई एप्लीकेशन बनानी है, कोर्ट में जानी है, कोर्ट फीस लगनी है, कोई सर्टिफाइड कॉपी निकालनी है, कोई डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोक्योर करने हैं, किसी और रीजन की वजह से कोई एक्सपेंडिचर्स कोर्ट के अंदर होते हैं, तो उन एक्सपेंडिचर्स को क्लाइंट को सेपरेटली बियर करना पड़ता है। ये क्लाइंट एट द टाइम ऑफ जब आपका एग्रीमेंट हुआ है एडवोकेट के साथ, तो आप उस टाइम पर उनसे बात करिए कि आप फीस के साथ कोलैबोरेट करके हमारे से जो एक्सपेंडिचर है वो ही आप बीच में कर लीजिए। तो इन दैट केस आपको वो उसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब कई केसेस के अंदर क्या है कि हम लोअर कोर्ट के अंदर वी आर फाइटिंग अ पर्टिकुलर केस और हमने अमाउंट ऑफ फीस हमने सेटल कर रखी है, विद एक्सपेंसेस भी हमने सेटल कर रखी है, बट सडनली एक एप्लीकेशन ऐसी थी जो अलाउ होनी बनती थी और वो डिसमिस हो गई। हमारे को उसको रिवीजन में ऊपर लेकर जाना है, दूसरे कोर्ट में फाइलिंग देनी है, तो उसका जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस है वो लोग फिर कहना शुरू कर देते हैं कि ये तो सेम केस का ही मैटर है। मूवी आती है जो लव जिहाद को टारगेट करती है और फिर उसका सेकंड पार्ट आता है जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हड़कंप मचा देता है। बीफ खा के केरल में लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं, हमें जाति के नाम पे बांटा जा रहा है, धर्मों के नाम पे बांटा जा रहा है। लव जिहाद नाम की चीज़ एग्जिस्ट करती है सर, या फिर सोशल मीडिया पे सिर्फ ये कुछ कही सुनी बातें हैं? तो मेरा मानना ये है कि अगर वो मूवीज में आ रहा है, चाहे उसको फिक्शनल कह के लेकर आया जा रहा है, तो ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं से निकल कर आया होगा। कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई ऐसी चीज हो सकती है, हुई हो, उसी के बेसिस पे ये बनाया होगा। और लेटर स्टेजेस में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हिसाब से, या उसको कोर्ट के अंदर कल को प्रूव ना करना हो तो उसको फिक्शनल रूप देकर इसको एज अ मूवी बना दिया होगा। देर आर सर्टन एस्पेक्ट्स जो इस तरह से इशारा करते हैं कि दीज थिंग्स एग्जिस्ट, बट हमारे को स्टीरियोटाइप नहीं होना। हमारे को अपने आप से, हमें सबको एक ही नज़र से नहीं देखना। हमारे को ये नहीं कहना कि अगर किसी का आपस में प्यार है और वो इंटर रिलीजन है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो इसका पार्ट हो, या वो ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड सर्कल्स में या अपने क्लाइंट्स में ऐसे लोग देखे हैं जिनकी इंटर रिलीजन मैरिजेस हैं। मेरी खुद की इंटर रिलीजन मैरिज है, तो उसके अंदर कोई ऐसा कोई जिहाद वगैरह वाली कोई चीज़ नहीं है। हाँ, अगर कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर लोग इस चीज़ को कर रहे हैं, तो आई थिंक लैक ऑफ एजुकेशन इज़ वन थिंग। उनको थोड़ा सा हमारे को एजुकेट करना है, तो कहीं ना कहीं उनको इन चीज़ों से बाहर निकाल के एक यूनानिमस हार्मनी की तरफ, कि एक समाज की तरफ लेकर चलना है। आई थिंक इस चीज़ में सबसे बेस्ट वर्ल्ड में एग्जांपल सिंगापुर है, जिन्होंने एक दूसरे के साथ रहना सिखा दिया, हर रिलीजन को एक दूसरे के साथ ही रहना सिखा दिया। एंड समवेयर हम अपने समाज के अंदर इस चीज़ में एक फेलियर है। नहीं, फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें द केरल स्टोरी की, तो फिर उसमें बकायदा आंकड़े दिए गए थे कि हाँ केरल से इतनी लड़कियां गायब हुई थी लव जिहाद के नाम पे। फिर वीडियोस वायरल होती हैं जिनमें पर्टिकुलर किसी जगह पे बैठकर बच्चों को, टीन्स को ये सिखाया जा रहा है कि इस पर्टिकुलर कास्ट की लड़की के लिए इतने पैसे फिक्स हैं और इसके लिए इतने पैसे फिक्स है। तो वो वीडियोस सी मैम, कई चीज़ें आती हैं मीडिया में, कई चीज़ें आती हैं पुलिस रिकॉर्ड्स में।
वी शुड नॉट कमेंट until and unless something is not proven in court. जब तक वो कोर्ट के अंदर जाकर उस चीज़ को प्रॉपरली प्रूव नहीं किया गया हो तब तक वी शुड नॉट कमेंट ऑन एनीथिंग. बट फिर भी अगर किसी कोर्ट ने इस चीज़ के ऊपर जजमेंट दी है, केरल वाली साइड पर अगर किसी कोर्ट ने जजमेंट दी है, तो आई एम प्रेजेंटली आई डोंट नो अबाउट दैट जजमेंट, बट वी विल हैव अ डिस्कशन इन फ्यूचर. आई विल हैव, अगर कोई डिस्कशन के दौरान मेरे को कोई रीडिंग के दौरान ऐसा कोई केस सामने आता है, देन वी विल डेफिनेटली हैव अ डिस्कशन ऑन दैट. बट जो अगर ये चीज़ सच है तो हमारे को वी नीड टू हैव अ सेकंड लुक टुवर्ड्स आवर ओन सोसाइटी. कोई केस था जिसमें थोड़ा सा लिंक था इसके साथ, तो वो केस मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूवर्स के साथ डिस्कस करें. I had a case जिसके अंदर parties belong to UP and they started communicating with me online and उसके अंदर the girl she said कि I'm from a different religion and the guy has married me कि मेरे से मैं बच्चे पैदा कर लूँ and afterwards he leaves me और वो बच्चों को he will add them into a particular religion. तो उस दौरान I thought कि this process is going on somewhere and उसको जब एडवाइस दी कि नहीं your children are above the age limit of 9, तो इतना इतना कोई ऐसी वाली चीज़ नहीं हो सकती. आपको आपके बच्चों की कस्टडी मिल सकती है. यू आर एजुकेटेड इनफ, आप खुद काम करते हो, तो उनको थोड़ी वी ट्राई टू गिव देम लीगल एडवाइस. और देन शी वेंट टू अ लोकल काउंसिल ओवर देयर, तो उनसे बात की. तो आई थिंक उनका केस अभी भी चल रहा है, बट शी इज इन लॉफुल कस्टडी ऑफ हर चिल्ड्रन राइट. लेकिन करंटली अभी एक लॉ भी तो पास हुआ है कि फादर की नेम की जरूरत बच्चे को है या नहीं? लॉ एक्चुअली ये पास हुआ है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर एक सिंगल मदर है और वो बच्चे की केयर सिंगल हैंडेडली खुद कर रही है, तो उसको फादर के सरनेम को अपने साथ ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं. वो अपने नाम को एंड अपने सरनेम को बच्चे के नाम के साथ ऐड कर सकती है. दैट इज आई थिंक वेरी वेरी नाइस जजमेंट ऑन इट्स ओन, क्योंकि एक एब्सेंट फादर जब बच्चे की लाइफ में नहीं है या वाइफ की लाइफ में नहीं है, उसको उसके नाम को या उसके किसी भी कर्म को कैरी फॉरवर्ड करना, दैट इज नॉट, एंड आई थिंक द जजमेंट इज वेरी वेरी नाइस. अक्सर देखा जाता है कि स्टूडेंट्स लॉ पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले तो प्रेशर होता है कि बार काउंसिल में उन्हें मेंबर बनना है. मेंबर बनने के बाद ये भी प्रेशर होता है कि किसी अच्छे से नामी वकील के अंडर प्रैक्टिस करेंगे. समटाइम ये पीरियड ऐसा होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा तंग परेशानों के वकालत भी छोड़ जाते हैं. ये केसेस सच हैं या फिर सिर्फ कही सुनी बातें हैं? यस, दे आर राइट. और समवेयर डाउन द लाइन अगर मैं कहूँ तो बच्चों के हिसाब से बहुत बड़ी सारी चीज़ें हैं. लॉ इज़ नॉट एन इजी प्रोफेशन. फर्स्ट, अगर आपको एक बेसिक कैटेगरी में अपना वकालत का कुछ भी आप पार्ट प्ले करना चाहते हो, आपको जूनियरशिप में 4-5 साल इजीली लग जाते हैं. एंड अगर हम कोर्ट्स की बात करें, कोर्ट इज़ नॉट दैट पेइंग ऑफ अ प्रोफेशन टू अ जूनियर. यहाँ पर कोई सीखने को मिल जाए वही बहुत बड़ी बात होती है. जब हमने भी जूनियरशिप्स करी हैं तो हमारे को कुछ सीखने को मिल जाता था, वही हमारे लिए दैट वाज द सैलरी दैट वी यूज्ड टू गेट. तो इनफैक्ट अगर आपको कोई सिखा रहा है, उससे ज़्यादा बड़ा वो आपको सैलरी दे भी नहीं सकता, क्योंकि कल को आप खुद अपने केसेस लोगे, खुद उन केसेस को मैनेज करोगे, तो दैट इज समवेयर ऑन इट्स ओन. बार काउंसिल के अंदर जहाँ तक एडवोकेट बनने की बात है, दैट इज आई डोंट थिंक कोई हरासमेंट है उसके अंदर. देयर आर ऑनलाइन फॉर्म्स दैट आर अवेलेबल. सारे एफडीज या डीडीज वगैरह जो बनते हैं, जो उनको अमाउंट्स ट्रांसफर होनी है, वो पर्टिकुलरली एवरीवेयर इट इज मेंशन्ड. कोई नॉर्मली कोई एडवोकेट भी आपकी हेल्प कर देगा आपको एनरोलमेंट सर्टिफिकेट के लिए. हाँ, विद टाइम दिस प्रोफेशन इज ऑलवेज नोन एज प्रैक्टिस. अगर आपको 30 साल भी हो गए हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को बहुत ज़्यादा समय हो गया और मेरे को अब सब कुछ आता है. द प्रोफेशन इज टू वाइड एंड वेरी ओवरवेलमिंग. बच्चे जब आते हैं इस प्रोफेशन में, इतनी सारी इंफॉर्मेशन, इतनी, आप एक सोचिए कि कॉर्पोरेट लॉ में जब आप जाते हो तो आपको कॉर्पोरेट लॉ की पहले 4 साल बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन, ओवरवेलमिंग इंफॉर्मेशन मिलती है. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो इंफॉर्मेशन कम होती जाती है, क्योंकि सेम चीज़ रिपीटेशन पर आ जाती है. एंड एक टाइम ऐसे आ जाता है कि और कुछ अब रिपीट होगा ही नहीं, सब कुछ आपको ऑलरेडी आता है 6 या 7 साल के बाद. वकालत का प्रोफेशन ऐसे है कि आज आप किसी चीज़ में हो, 2 साल को आप किसी चीज़ में हो, इसका इतना वाइड है स्केल
कि बच्चा इतने ज़्यादा ओवर इन्फॉर्मेशन लेने वाले लोग बहुत कम है और वो प्रेशर के अंदर जनरली टूट जाते हैं। या कईयों को प्रोफेशन थोड़ा स्लो पेइंग है। इनिशियली फर्स्ट 10 to 15 years प्रोफेशन कहते हैं कि 15-20 साल वकालत को ढंग से दे दो। अगर आपको ढंग की वकालत आती है, आपका नाम हो जाता है, तो आप वो वकालत उस लेवल पर होती है कि आपको घर बैठे भी पैसा देगी। बिल्कुल। आपकी नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन बहुत अर्ली हमें ये चीज डिसाइड नहीं करना चाहिए दैट इट इज नॉट माय कप ऑफ टी। अगर आपने पेशेंस। वकालत चूज करी है तो 3-4 साल अगर आपने वकालत को दी है तो दैट इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ द ओशन ऑफ लॉ जो आपके सामने है, वो कुछ भी नहीं है। अगर आपको वकालत चूज करना है तो आपको इसको, अगर आप वकालत करके कोर्ट में जा रहे हो, अगर आपको कोर्ट में प्रेशर्स नहीं लेने हैं तो आप, अगर आपको पैसे का मैटर करता है तो आप कॉर्पोरेट लॉ में चले जाओ। आप कंपनीज में जाओ, आप उन कंपनीज को ज्वाइन करो, आप मीडिया में जाओ। एवरी एवरी काइंड ऑफ कॉर्पोरेट नीड्स अ लॉयर। यहाँ तक कि सरकारी दायरों को भी सबको वकीलों की ज़रूरत है। तो रेलवेज है या हमारे बैंक्स हैं, एवरीबडी नीड्स अ लॉयर। तो अगर आपको सैलरी या अमाउंट मैटर करती है तो आप उस प्रोफेशन में जाओ। अगर आपको लोगों का भलाई और जस्टिस मैटर करता है और आपको सीखना मैटर करता है और आपके अंदर इतनी ग्रास्प है कि आप ओवर एक्सर्टिंग और ओवरवेलमिंग प्रेशर्स एंड नॉलेज लेना चाहते हो, तो आप वकालत में। बिल्कुल। अदरवाइज यू हैव वास्ट ऑप्शंस। ऑप्शंस बहुत हैं आपके पास। जी। बार काउंसिल के इलेक्शन भी चल रहे हैं, अगर उसको भी हम थोड़ा डिस्कस कर लें तो जी। अभी नतीजे भी आने वाले हैं। किस तरह का इलेक्शन देख रहे हैं आप अभी? इलेक्शंस एज यूजुअल हमारे बीइंग एन एडवोकेट्स हमारे लिए तो एक सेलिब्रेशन है ये। 7-8 7-8 ईयर्स के बाद ये इलेक्शंस हो रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज 5 ईयर्स के बाद होते हैं। तो कुछ डिलेज हुए पीछे बार काउंसिल्स रीजन के। क्या रहा डिलीज का? कुछ एडवोकेट्स की वेरिफिकेशंस पेंडिंग थी, कुछ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कुछ पिटीशंस लगी हुई थी, उनकी वजह से था। कुछ बार काउंसिल ने इंटरप्रिटेशन जिस तरीके से की, तो लेटर स्टेजेस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफिकेशंस दी कि हमने इलेक्शन होने से नहीं रोके हैं। अगर आप इलेक्शन कंडक्ट करवाना चाहते हैं तो इलेक्शन टाइमली कंडक्ट करवाएं। तो ओवर द पीरियड थोड़ा डिले होते होते हो गए। टुडे दे आर गोइंग ऑन। आज वोटिंग है और वोटिंग चल रही है चंडीगढ़ में, ऑनरेबल हाई कोर्ट में। कल डिस्ट्रिक्ट्स की वोटिंग है एंड नतीजे आई थिंक 15 to 20 days मिनिमम लगेंगे नतीजे आने में। तो अप्रॉक्सीमेटली 150 to 160 लोग खड़े हैं इन इलेक्शंस के अंदर। 24 सीट्स हैं एंड दीज 24 सीट्स प्रेफरेंशियल के हिसाब से इनमें वोट्स चलती है। अपनी अपनी बार्स, अपनी अपनी जगहों से लोग खड़े होते हैं इनमें, एडवोकेट्स ही खड़े होते हैं इनमें। एंड अप्रॉक्सीमेटली 1,15,000 वोट्स हैं। और अगर हम मान के चले तो 70,000 के आसपास वोट्स और होने के चांसेस रहते हैं। तो अभी तो इलेक्शंस आर गोइंग ऑन एंड आई विल से कि ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल दोज जिन्होंने इतनी देर से लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। उनको सबको पहले तो मैं आपकी मेहनत के लिए आपको बधाई देना चाहूँगा। आपने बहुत मेहनत करी है। पूरे पंजाब, पूरे हरियाणा, पूरे चंडीगढ़ में घूमना आसान नहीं है बिल्कुल। और हर एडवोकेट के पास जाकर उनसे उनकी बात करना भी आसान नहीं है। एडवोकेट्स के लिए खड़ा होना भी आसान नहीं है और उनके हक आगे रखने के लिए खड़ा होना, दैट्स। और इस बार एक चीज़ और ऐड हुई है हमारे बार काउंसिल में, वुमेन के लिए सीट्स कुछ रिजर्व करी गई हैं एंड आई congratulate the bar, congratulate the bar council and all those who were involved in a decision like this। हमारे को definitely female representatives भी चाहिए एंड उनका, हमारी बहनों का, हमारा उनका भी सबका से होना चाहिए, उनको भी कोई रिप्रेजेंट करे। हाल से कि सब आइए ये 70,000 वोट्स ना हो। हम अगर 1,15,000 हैं तो हाल से कि कम से कम 1,10,000 वोटें तो डलें ताकि जो डिसीजन हो वो यूनानिमस हो और वो सबका हो। कई बड़े नाम हैं जो पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए हैं, वो जी। हमेशा रिपीट पे हम केसेस देखते हैं, तो उनका किस तरह का रुझान इस वक्त देखने को मिल रहा है और उनका क्या बेनिफिट आप समझते हैं अगली बार? पॉलिटिकल हो जाएगा हम, बट आई स्टिल आंसर। हमारी बार को, जो बार काउंसिल है, इसके अंदर दो तरह के लोग आते हैं। एक आते हैं लोगों की भलाई करने के लिए, एक आते हैं अपनी खुद की भलाई करने के लिए। जो ये बहुत ज़्यादा 10-10 बारी रिपीट वाले हैं या 3-3 4-4 साल हर बार रिपीट करने वाले हैं, अपने आप को हमेशा दिखाने वाले हैं, ये ज़्यादातर बार और बार के ओहदों को गलत इस्तेमाल करने वाले हैं। हमारे को यंगस्टर्स को या उन लोगों को जो पीछे अच्छे काम करके दिखाए हैं जिन्होंने,
लास्ट टेन्योर में कुछ अच्छे लोग भी थे, हमारे यहाँ से बाहर में से भी मेंबर्स थे, उधर चंडीगढ़ से भी थे, तो जिन्होंने कुछ अच्छे काम करके दिखाए हैं, वी शुड से कि देम, और आई शुड से कि किसी नए बंदे को चांस देना चाहिए। ये जो पुराने हैं, इन्होंने सिर्फ अपने फायदे देखने, इन्होंने ना आज तक कभी किसी का फायदा किया है, ना ये कभी फायदा करेंगे। ये हर इलेक्शंस में कूद कूद कर बीच में आ जाएंगे और कल को आप ही के हक मार के किसी और को देंगे। फायदा देंगे नहीं, फायदा लेंगे, बेसिकली कह रहे हैं आप। जी। आप क्यों नहीं इस बार नजर आ रहे? बार जी। काउंसिल इज अ वेरी ह्यूज थिंग। इट इज एन इन्वेस्टमेंट ऑन इट्स ओन, और सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर टाइम की है, और वकीलों के पास टाइम थोड़ा कंपैरेटिवली कंस्ट्रेंट ही रहता है। अगर मैंने बार काउंसिल कंटेस्ट करना होता तो आई वुड हैव नॉट बीन एबल टू, अपने ऑफिस में मैं एंटर भी नहीं कर सकता था लास्ट 2.5 months, एंड आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे क्लाइंट्स की तरफ। तो लुकिंग एट दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने मेरे को, या तो आप देखिए हमारे पास क्रिमिनल केस है या सिविल केस है। अगर सिविल केस है तो हमारे पास किसी की जिंदगी की पूंजी है, बिल्कुल। हमारे को उसको उसकी पूंजी दिलवानी है या उसके लिए उसकी पूंजी के लिए लड़ना है। अगर क्रिमिनल केस है तो हमारे हाथ में किसी की जिंदगी है, तो उसके साथ खिलवाड़ ना हो, तो उनके हक को देखते हुए, उनको प्रायोरिटी पे रखते हुए आई डिडंट कंटेस्ट। मोबाइल के कई ऐसे ऐप्स होते हैं जिससे लोन ले लेते हैं। एक ऐप है, मैं किसी कंपनी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन उस ऐप के थ्रू अगर मान लीजिए हमने 50,000 का लोन उठाया है, 50,000 पे इंटरेस्ट ऐसे लगाते लगाते, चाहे वो लॉकडाउन की सिचुएशन में बंदा आके कैश पेमेंट भी लेके उनके बैंक का जा रहा है, फिर भी वो आज जो जो उनका बता रहे हैं वो 90,000 तक पहुंच जाता है। तो क्या बैंक के लिए कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते जो उससे जंप करके 4 गुना इस तरह चार्ज करके हरास कर रहे हैं? नहीं मैम, बैंक को लोन देना आता है, लोगों को लोन लेना नहीं आता। लो लोन जब लेना है, आपको अपनी एक इनकम के पर्टिकुलर क्राइटेरिया के अंदर रहकर लेना होता है। अगर आप उससे उसके दायरे से बाहर जाकर लोन लोगे, तो ना आपसे वो पे हो पाएगा, और ना आप कल को उस लोन को कंप्लीट डाउन कर पाओगे। आपकी आज नहीं तो कल आपकी लाइफ की थोड़ी सी सिचुएशन चेंज होगी, आपको कुछ लॉस कहीं और आ गया, 19-20 का भी आपकी लाइफ में फर्क पड़ गया, आपका लोन सबसे पहले इफेक्ट होगा। तो लोगों को एक तो लोन लेना नहीं आता है, और दूसरी चीज क्या है कि लोन को अगर आपने लेना है तो आप लोन को एज एज एन अपना एक्सपेंस बना के लीजिए, कि उसको आप लोन को वाइड अप जल्दी कीजिए। लोग क्या करते हैं, अगर 20 साल का लोन लिया है तो लोग उसको कोशिश करते हैं कि हम सिर्फ वो जो मिनिमम क्वालिफाइड ईएमआई है हम सिर्फ वो ही दें। तो सबसे बड़ी गलती है। अगर आपके पास आज 5-10 हज़ार, 20 हज़ार, 50 हज़ार कुछ एक्स्ट्रा है, तो आपको वो उस लोन के अंदर जमा करते रहना चाहिए। इनफैक्ट आई से इट वहां तक, जितनी आपकी ईएमआई है उसके आधे पैसे आपको अलग एक सिप लगाकर उसमें डालने चाहिए। लॉन्ग टर्म पैसे उसमें डालिए, 3-4 साल 5 साल बाद जब आप वो सिप देखेंगे तो आपका उस टाइम पर उस सिप के अमाउंट के साथ आपको कुछ बेनिफिट हुआ होगा। 15 हज़ार भी अगर आप महीने का लगाते हो, उसके अंदर 1,80,000 साल का है, 5 साल बाद अगर आप उसको देखते हो तो वो 9 लाख नहीं होगा, वो 9 लाख नहीं होगा, वो 14 या 15 लाख होगा। तो वो जो 15 लाख की आप अपनी किस्त खत्म करोगे तो आपको भी कुछ रिलीफ मिलेगा। रिकवरीज तो बंद हो चुकी है, लेकिन जो फ्रॉड कॉल्स के जरिए लोगों को हरास किया जा रहा है, तो उससे किस तरह बचाव हो सकता है? आरबीआई बहुत गाइडलाइंस इशू करते हैं इन दिस रिगार्ड, बैंक्स बहुत गाइडलाइंस इशू करते हैं इन दिस रिगार्ड, कस्टमर सर्विस के हिसाब से बहुत गाइडलाइंस हैं, और हम तो यही कहेंगे कि किसी के ऊपर भी विश्वास मत कीजिए जब तक आप उस बंदे को पर्सनली जानते नहीं है। बैंक आपसे कोई आपकी पर्सनल डिटेल्स नहीं मांगता है, बैंक आपसे ऑनलाइन ट्रांसफर करने वाले पैसे नहीं मांगता। अगर आप किसी बंदे को पर्सनली जानते हैं, कोई लिंक आपको पर्टिकुलरली पता है कि किसने भेजा, तभी उसको ऑपरेट करें। अदरवाइज अपने फोन के अंदर भी किसी भी कोई भी आए हुए लिंक को जस्ट ओपन मत कर लीजिए। किसी से ब्याज पे पैसे उठाते वक्त भी हम चेक दे जाते हैं वहां पे, तो ब्याज लेते वक्त किन चीजों का ध्यान होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो अगर आप किसी को कैश में ब्याज इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से आप दे नहीं सकते। आप ब्याज वाला काम भी नहीं कर सकते अगर लॉ के हिसाब से देखा जाए। अगर आप फिर भी टीडीएस कटवा के एक लीगल लेजिटिमेट तरीके से कुछ किसी को उधार देते हो, तो सबसे पहले तो आपको वो पक्के में करना चाहिए, अकाउंट के थ्रू पेमेंट होनी चाहिए, और आपका जो इंटरेस्ट आप जो उसके ऊपर चार्ज कर रहे हो वो भी अकाउंट के थ्रू आए और उसके ऊपर टीडीएस कट किया है। तो दूसरी पार्टी
के पास भी एक रिकॉर्ड है, आपके पास भी रिकॉर्ड है। जब आप कच्चों में काम करना शुरू करते हो कि लाख रुपए मैंने अपने दोस्त को हाथ उधार के लिए दे दिया, दिक्कत वहां पर आती है। तो वो काम ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेट बैंकिंग टू बैंकिंग यूज़ करें, लेजिटिमेट सोर्सेज यूज़ करें, क्योंकि आज नहीं तो कल कोर्ट्स भी इन चीज़ों को मानना बंद कर देंगे कि आप 1 लाख या 2 लाख का पीछे केस था, उसके अंदर उन्होंने बोल दिया कि 70 लाख रुपए मेरे पास कैश पड़ा था विदाउट लुकिंग एट द कॉन्सिक्वेंसेज। तो वो जब केस कंप्लीट डाउन हुआ कोर्ट के अंदर, जब वो 70 लाख के ऊपर क्वेश्चन आया कि ये आपके पास आया कहाँ से था, तो उसके ऊपर इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से उनके ऊपर पेनल्टी पड़ गई 70 लाख की, कि आपने ये अनडिस्क्लोज्ड इनकम थी आपकी। तो देर आर सर्टेन थिंग्स जो आपको थोड़ा सा क्राइटेरिया के हिसाब से देखकर चलना चाहिए, कच्चे में काम ना करें। दैट इज व्हाट आई सुजेस्ट टू एवरीबॉडी। सर गर्ल्स के लिए हरासमेंट मॉलेस्टेशन के लिए बहुत सारे हमें लॉज नज़र आते हैं, और लेकिन बॉयज़ के साथ भी सेम रेप केसेस और मॉलेस्टेशन हरासमेंट्स हैं, लेकिन उनके लिए क्या कोई लॉ है उनकी सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए? टिल बॉयज लेस देन 18 तब तक तो पॉक्सो एक्ट है दैट प्रोटेक्ट्स। लेटर स्टेजेस पे देयर इज नथिंग, एंड आई थिंक जब हमारे ये बीएनएस वगैरह कानून जब चेंज हुए हैं, हमारी सरकार ने से चूक हो गई है। इट शुड हैव बीन मेड जेंडर न्यूट्रल, और कुछ वर्क प्लेस वाले लॉज को भी जेंडर न्यूट्रल करने की ज़रूरत है, रेप वाले लॉज को भी जेंडर न्यूट्रल करने की ज़रूरत है। आई थिंक वी फेल्ड ऑन दैट, हमारी सरकार के हिसाब से भी जब ये अमेंडमेंट हुई है, तो yes, we need these laws, and men needs these laws, and today what is happening in the society, sooner than later. बट सबसे बड़ी चीज़ है कि इस चीज़ को निगलेक्ट क्यों किया जा रहा है? मेजर रीज़न क्या है कि बॉयज़ की सेफ्टी ज़रूरी नहीं होती? नहीं मैम, आई थिंक इसमें हमारा बैकग्राउंड ज़्यादा मैटर करता है। हम ज़्यादा हमारे आज़ाद हुए इतना टाइम नहीं हुआ, उससे पहले हम ज़्यादा कोई पढ़े लिखे वाले नहीं थे, हमारी कोई सोच ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। बट हमारा जो हिंदू लॉ था वो ओवर द पीरियड वन ऑफ द बेस्ट लॉज रहा है वर्ल्ड के अंदर। बट ओवर द पीरियड यहाँ पे इन्वेजन्स की वजह से वो इतना डिग्रेड हो गया था। और आज की डेट में अगर हम देखें तो मेन वर नेवर कंसिडर्ड कि ये लॉ मेन के लिए कभी माना नहीं जा रहा था। दे यूज टू कंसिडर कि मेन कैन डू रेप, बट मेन के साथ नहीं हो सकता। बट टुडे with changing circumstances and changing scenarios all over the world, तो ये चीज़ भी उभर के सामने आ रही है, एंड दैट इट इज़ गुड टॉपिक, एंड लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। इस तरह के केस आते हैं तो आप किस तरह से डील करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ऑफ रिकॉर्ड अगर इंसान खड़ के रो रहा है, इमोशनली अपने हालात बयान कर रहा है, तो लीगली तो कहीं ना कहीं सपोर्ट चाहिए उससे। लीगल सपोर्ट डायरेक्टली अगर देखा जाए तो लॉ इज़ नॉट इन दैट सपोर्ट। यस, फाइल्स का कंप्लेंट और कोर्ट को हम थोड़े डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से कोर्ट के अंदर चले जाते हैं, बट कोर्ट के अंदर फिर वो इंटरप्रिटेशंस की बात आ जाती है, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द मेन दोज हु आर इस तरीके के अब्यूज का जो शिकार हैं वो सामने नहीं आते ये चीज़ें देखते हुए। सामने नहीं है अभी तक, कोई ऐसा केस नहीं है, सिर्फ ये ऑफ रिकॉर्ड या नॉट social एग्जैक्टली जी, वी हैव हर्ड दैट ये चीज़ें होने के बाद लोग जनरली टेंड टू गो टुवर्ड्स सुसाइड और डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड, एंड साइकेट्रिस्ट के पास उनके पास ज़्यादा केसेस होते हैं इन चीज़ों से रिलेटेड। बट क्योंकि लड़कों का रेप हमारे लॉ के हिसाब से है ही नहीं है, तो यस देयर आर सर्टेन प्रोविजंस जो उनको असिस्ट करती हैं, बट दे आर नॉट इनफ। फर्स्टली वी हैव टू चेंज आवर माइंडसेट कि ये चीज हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये जी। तो हो रही है। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच, इस पे और डिस्कस करेंगे। श्योर।